चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे यहाँ पे, और उन न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स हमने मेनली सॉल्व किए थे, जिसमें रेडियो एक्टिविटी की लगभग सारी कैटेगरी हम लोगों ने कवर कर ली थी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे कुछ और न्यूमेरिकल और उसके टाइप देखते हैं, और कुछ एक आध टॉपिक भी देख लेंगे इसके अंदर। ठीक है, कि और किस किस तरीके का सवाल हमसे जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं। ये वाला हो गया क्या, द एटॉमिक वेट ऑफ द रेडॉन, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर ये। चलिए देखिए ना, the number of the nuclei of a given radioactive nucleus at time t is equals to 0 at तुम्हारे पास t is equals to 0, ये तुम्हारे पास n नॉट था। एट टाइम t is equals to कैपिटल T, ये तुम्हारे पास n नॉट बाय n वैल्यू। ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है n नॉट बाय n की वैल्यू है। ठीक है, फिर इसने ये कहा कि ऑब्टेन करना है हमको एक एक्सप्रेशन फॉर दी हाफ लाइफ के लिए, जो कि T1/2 है ऑफ दिस न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ स्मॉल n एंड तुम्हारे पास t। अब ये क्या स्मॉल n जो है ये क्या चीज़ है, क्या तुम्हारे पास ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ को इंडिकेट कर रहा है क्या? देखो, जब भी हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है, और हमारे सवाल में कुछ सर्टिफाइड कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेमडा हो गया, टी हाफ हो गया, स्मॉल टी हो गया, है ना, या फिर स्मॉल एन हो गया या कैपिटल एन हो गया, उसको इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में क्या करता है, वो अपनी तरफ से कुछ वेरिएबल देता है जो कि हमारे वेरिएबल से मैच हो जाते हैं, जिसमें वो उसकी मीनिंग नहीं समझाता। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एन नॉट बाय स्मॉल एन मतलब कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन नंबर ऑफ हाफ लाइफ जैसे तो कोई टर्म ही नहीं पढ़ा है। तो हेयर एन जो है वो तुम्हारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ को इंडिकेट नहीं करता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को इंडिकेट नहीं करता है, इस बात को पहले समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसने कहा कि बाय तुम्हारे पास लॉ, लॉ के हिसाब से हमें क्या पता है, लॉ के हिसाब से हमको पता है कि n इज इक्वल्स टू होता है n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, है ना, n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। इसने कहा ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कैपिटल T, जो n की वैल्यू है, जो तुम्हारे पास n की वैल्यू है, ठीक है, ये n की वैल्यू है तुम्हारे पास n नॉट बाय n। ठीक, तो तुम कहोगे ठीक है, n नॉट बाय तुम्हारे पास स्मॉल n इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास n नॉट e की पावर माइनस लेमडा इनटू कैपिटल T। ये तो पता ही होगा, जब हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देगी तो हम उसे एक्सप्रेशन में जाकर कैसे पुट कर लेंगे। इन्होंने एक वैल्यू निकाली, सो 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लेमडा कैपिटल T, सो n इज इक्वल्स टू e की पावर लेमडा कैपिटल T। ये लिख लिया हम लोगों ने, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, इसने ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसने कहा हमको क्या करना है, हमको हाफ लाइफ का निकालना है। अगर हम लोग अपने हाफ लाइफ से पूछें कि भाई तुम्हारा क्या है, तो हाफ लाइफ ने कहा कि टी हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास 0.693 अपॉन तुम्हारे पास क्या लेमडा, है ना, 0.693 अपॉन तुम्हारे पास क्या लेमडा। इन्होंने कहा ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर किसी तरीके से लेमडा मिल जाए तो हो सकता है कि एक्सप्रेशन कुछ लगे। तो इन्होंने कहा टेकिंग टेकिंग तुम्हारे पास लॉग बोथ साइड, टेकिंग तुम्हारे पास लॉग बोथ साइड। अगर आप लॉग बेस 10 लेने वाले हो तो ये बात सवाल में टीचर को बता देना कि हम लॉग बेस 10 ले रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंपली लॉग लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने लॉग बेस ई पे सवाल को ले रखा है। ठीक, इसने ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम लोग को लॉग लेना है, हम लॉग लेकर के इस क्वेश्चन को यहाँ पे नीचे सॉल्व कर देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कर देना, सही है। तो अब इससे क्या बताया, इसने कहा कि हमको लॉग लेकर के सवाल को सॉल्व करना है। तो हमने कहा कि लॉग तुम्हारे पास बेस ई
n। अब आप चाहे लिखें ना लिखें, आप बेस ई लिखें ना लिखें, वो बाय डिफॉल्ट बेस ई रहेगा। लॉग तुम्हारे पास e की पावर लैम्डा कैपिटल T और ये बेस ई। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, लॉग तुम्हारे पास बेस ई और ये तुम्हारे पास n। ये हो गया है लैम्डा T और ये हो गया है तुम्हारे पास क्या, लॉग e तुम्हारे पास बेस ई, जिसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो इसने आगे ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग तुम्हारे पास n अपॉन तुम्हारे पास कितना, कैपिटल T। ठीक, इन्होंने कहा कि ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब ये तुम्हारे पास हाफ लाइफ की क्वेश्चन है। तो पुटिंग इन तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1, टी तुम्हारे पास हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना, पॉइंट ऑफ 693 अपॉन तुम्हारे पास लेमडा। और ये लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, ये लेमडा की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितना, ये लेमडा की वैल्यू हो गई लॉग तुम्हारे पास एन अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, तो टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया पॉइंट ऑफ 693 कैपिटल टी अपॉन अपॉन तुम्हारे पास क्या, अपॉन तुम्हारे पास लॉग एन। और इस तरीके से ये पर्टिकुलर फॉर्मूला निकल के, इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो कभी कभार ऐसे सवाल आते हैं तो ये कन्वेंशनल सवालों से थोड़ा सा हटके हैं। ठीक है, और यहीं पे बच्चा थोड़ा सा डगमगा जाता है कि ये तो कोई सर्टेन फॉर्मूला पे नहीं है। सबसे पहले तो मुझे कंफ्यूज होता है कि स्मॉल एन को एन नॉट के नीचे क्यों रखा हुआ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम से क्या लेना देना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ऐसा होगा, आपको कोई सवाल दे रहे हैं, उसमें अगर बाई चांस उन्होंने एक ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया जो कि तुम्हारे पास एक सर्टिफाइड वेरिएबल था, जिसको तुम एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ बोलते थे, उसकी वैल्यू वो स्मॉल एन यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ को इंडिकेट नहीं करेगा। इस बात को समझिएगा। ठीक, ये तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव लॉ था, सिंपल सा। आपने टी इक्वल्स टू कैपिटल टी पे ये वैल्यू पुट करी और वैल्यू पुट करने के बाद आपका ये पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर पे ये सवाल आना चाहिए, कन्वेंशनल से थोड़ा सा हटके सवाल है, मतलब जो इनकी वो क्या नाम है, रीति रिवाज के हिसाब से जो इनके सवाल बनते हैं कि भाई ये निकालो वो निकालो, वो थोड़ा सा हटके सवाल है ऐसा। ठीक है ना, तो इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो हालांकि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि भाई क्या क्या दे रखा है, वैल्यू पुट करते जाइएगा एंड यू विल गेट द आंसर। बात समझे? ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल थोड़ा सा और लीक से हटके आ जाएगा। ठीक, ये देखिए जरा सवाल को क्या बोल रहा है। अब इसने बोला कि एक तुम्हारे पास जो है गिवन नंबर ऑफ एटम्स एंड नॉट of a radioactive element with a half-life capital T is uniformly distributed in the blood stream, ठीक है, of a normal person A having total volume V of blood in the body। इसने कहा कि एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स थे तुम्हारे पास किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट में जिसका हाफ लाइफ हमको कैपिटल टी दे रखा था। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया तुम्हारे पास, मतलब इंजेक्ट किया गया होगा उसको ब्लड स्ट्रीम पे किसी भी नॉर्मल पर्सन ए पे जिसके पास टोटल वॉल्यूम वी ऑफ ब्लड बॉडी में था। ठीक है, एक पर्सन बी जो है, ठीक है, उसमें भी इंजेक्ट किया गया इन नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, और जिसके पास पहले से वॉल्यूम तुम्हारे पास वी डैश है बॉडी के अंदर। इन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम in the two persons after a time nt are found to be n1। ठीक है, एंड तुम्हारे पास n2। इन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, prove mathematically that the additional volume of the blood that needs to be transfused in the body of the person B is n2 minus n1 upon n2। ठीक, into तुम्हारे पास कैपिटल। अब मुद्दा ये है कि पहली बात तो यही समझा था कि सवाल एग्जैक्टली है क्या, ये कहाँ से आ गया सवाल। अभी तो हम लोग न्यूक्लियर पढ़ रहे थे, रेडियोएक्टिविटी पढ़ रहे थे, ये दुनिया भर की चीजें क्या आ गई। देखा जाए तो वैसा ही कुछ एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, मतलब इन्होंने कोई पर्टिकुलर केस लिया और उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को डाल दिया। अब आपको समझना है कि आप उसको निकालो कैसे। इसने कहा कि देखो कैसे समझेंगे सवाल को। पहले तो नंबर तुम्हारे पास एन नॉट था, ठीक है, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, उसकी हाफ लाइफ कितनी थी, कैपिटल टी थी, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब ठीक है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इन्होंने कहा कि पहले पर्सन ए पे डाला जिसके पास वॉल्यूम वी था। हमने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो इन्होंने कहा कि इनिशियली इनिशियली तुम्हारे पास इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, समझिएगा जरा, इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, इन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इन पर्सन ए।
पर्सन ए के अंदर तुम्हारे पास कितना हुआ। इसने कहा पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हो आप, तो एन नॉट अपॉन तुम्हारे पास वी हुआ पर क्या नाम है पर्सन नंबर ए के अंदर। इसने कहा ठीक है। फिर तुम्हारे पास इन पर्सन बी कितना हुआ, इन्होंने कहा इन पर्सन बी बोल रहे हो, इसने कहा हाँ। इसने कहा इन पर्सन बी हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एन नॉट अपॉन तुम्हारे पास वी डैश। ठीक, समझिएगा सवाल कह रहा है कि गिवन नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट रहे होंगे उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जिसका हाफ लाइफ कैपिटल टी है, ठीक है, उसको, हाँ बेटा कुछ बोल रहा है, अच्छा, उसको हमने पर्सन ए में इंजेक्ट किया जिसकी बॉडी में ब्लड का जो वॉल्यूम था वो कैपिटल बी था, और हमने उसको इंजेक्ट किया पर्सन बी पे जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी और जिसके पास पहले से वॉल्यूम बी डैश था तुम्हारे पास बॉडी में। तो हमने क्या किया, हमने तो सबसे पहले, और फिर इसने क्या बोला कि द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मुझको आइडिया लगा कि सवाल को मुझे पर यूनिट वॉल्यूम पे शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। इन द टू पर्सन्स आफ्टर अ टाइम nt आर फाउंड टू बी n1 एंड n2, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि इसको मान लें एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड एट टाइम t इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास स्मॉल n इनटू t, ठीक है। इतने टाइम के बाद तुम्हारे पास जो पर्सन ए में जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो तुम्हारे पास n1 है, और जो पर्सन बी में जो तुम्हारा पर यूनिट वॉल्यूम है वो तुम्हारे पास n2 है। अब इस बात को समझिएगा, आप कहोगे कि ये क्या कर दिया आपने, एन नॉट नंबर ऑफ एटम थे, हाँ, आपने उसको बी से डिवाइड किया, हाँ, एन नॉट अपॉन बी लिखा, और आपने कहा कि ये एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। फिर आपने एन नॉट को बी डैश से डिवाइड किया, फिर आपने कहा कि एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। फिर इसने कहा कि पर्सन ए और पर्सन बी पे टाइम टी इक्वल्स टू स्मॉल एन इनटू कैपिटल टी के बाद n1 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, ना कि n1 नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट कर रहा है। सेम तरीके से n2 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, ना कि ओनली नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट कर रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसने कहा अच्छा, इसने कहा एक काम करते हैं, इसको n नॉट ए की वैल्यू लिख लेते हैं और इसे तुम्हारे पास n नॉट बी की वैल्यू लिख लेते हैं, इसे n ए की वैल्यू लिख लेते हैं, इसे n बी की वैल्यू लिख लेते हैं। अब आपको थोड़ी सी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है, कि अच्छा वो a का n नॉट है, वो b का n नॉट है, वो a का n है, b का n है, और ये पर यूनिट वॉल्यूम पे चल रहा है। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि Na इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास n नॉट a 1/2 की पावर तुम्हारे पास n लिख सकते हैं हम लोग। इसने कहा हाँ। इसने कहा Nb इज इक्वल्स टू n नॉट b 1/2 की पावर n लिख सकते हैं। इसने कहा हाँ लिख सकते हैं। इसने कहा Na की वैल्यू लिखो, लिखी n1, n नॉट a की वैल्यू लिखो, n नॉट अपॉन तुम्हारे पास b लिखी, और ये तुम्हारे पास क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 2 की पावर तुम्हारे पास n, ठीक। सेम तरीके से यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ लिखो n2, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे n नॉट अपॉन b डैश, और यहाँ पे क्या लिखोगे 2 की पावर n लिखोगे, ठीक है। हमने n1 भी लिख दिया, हमने n2 भी लिख दिया। इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा कि आपको ये प्रूव करना है कि द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट नीड्स टू बी ट्रांसफ्यूज्ड इन द बॉडी ऑफ पर्सन बी। अच्छा, एडिशनल का मतलब कि इसको चाहिए, बी वाले को चाहिए है। तो इसने कहा कि एडिशनल वॉल्यूम, इसने कहा कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड बाय पर्सन बी, रिक्वायर्ड बाय पर्सन बी के द्वारा कितना अधिक वॉल्यूम ऑफ ब्लड उसे चाहिए है। तो इसने कहा इसके बाद है कितना, इतना। इसने कहा कि V में से V डैश माइनस करते हैं, मतलब पर्सन ए के पास है V, उसे कोई ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है। पर्सन बी के पास है V डैश, उसके पास ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। तो इसने कहा कि V माइनस V डैश इतनी ही कमी है, अगर इतना तुम्हारे पास मिल जाए तो काम हो जाए अपना। इसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इसने कहा काम करते हैं, ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसने कहा कि डिवाइड करते हैं 1 को बाय तुम्हारे पास 2 से। इसने कहा कि ठीक है, n1 अपॉन तुम्हारे पास n2, ये हो गया है n नॉट अपॉन v 2 की पावर n, ये हो गया है n नॉट अपॉन तुम्हारे पास v डैश 2 की पावर n, n नॉट से n नॉट, n नॉट से n नॉट, और ये तुम्हारे पास 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हुआ, ठीक। इन्होंने कहा कि n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू हो गया है v डैश अपॉन v। अब आप अगर जरा एक्सप्रेशन की तरफ देखें
तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है n2 माइनस n1 अपॉन n2 इंटू वी लिखा हुआ है, ठीक है। अब v के फॉर्म में है ना, इसका मतलब v डैश तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पास जो v डैश लिखा हुआ है, इसको मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं जो है v के फॉर्म में उतार देता हूँ। मतलब v डैश को मैं लिख लेता हूँ n1 अपॉन तुम्हारे पास n2 टाइम्स ऑफ v। इन्होंने कहा ठीक है, v माइनस तुम्हारे पास n1 अपॉन तुम्हारे पास n2 टाइम्स ऑफ v कॉमन लिया और ये हो गया है n2 माइनस तुम्हारे पास n1 अपॉन तुम्हारे पास n2, और ये आ गया वो एडिशनल वॉल्यूम जो कि चाहिए होगा तुम्हारे पास पर्सन नंबर। इस तरीके से हम लोग निकाल सर सकते। हाँ बेटा। सर डायरेक्टली कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते क्या कर तो इनवर्स लेकर। डायरेक्टली कंपोनेंट डिविडेंड लगाते कहाँ पे? सर जहाँ n और v का रेशियो आया है। यहाँ पे n और v का रेशियो आया तो वो आता था n1 प्लस n2 अपॉन n1 माइनस n2 v डैश प्लस v अपॉन v डैश माइनस v। फिर तुम, अच्छा यहाँ पे ये तो कह रहे हो, माइनस नहीं कर सकते थे। हाँ मैं समझ गया। तो ये कह रहे हो ना कि n1 प्लस n2 लिखते, n1 माइनस n2 लिखते, ये v डैश प्लस v आ जाता, ये v डैश माइनस v आ जाता। फिर ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अच्छा सर समझ गया, नहीं जो लगेगा। तुमने बोला कॉम्पोनेंट ने वो लगाया है। अगर तुम सिंपली माइनस और सिंपली प्लस करते हो वो तो अलग चीज होती, हाँ तो डायरेक्टली आ जाता है। और सही बात, ठीक है, समझ गया ना। चलो आगे जी बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हटके सवाल है। लीक से हटके मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा ये सवाल, ठीक है। पर देखिए सवाल एप्लीकेशन बेस्ड है और इस साल आने वाले सीबीएसई में मतलब पेपर में और आने वाले पूरे सालों में जो भी आने वाला फ्यूचर है उसमें अब सवालों का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। मेरे समय में सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, आपके समय में सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को उठाना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से। अब देखो क्या मतलब एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कुछ प्रॉब्लम जो है उन्होंने उठा करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या नाम है ट्रीट करवा दिया और इस तरीके से न्यूमेरिकल लगवाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई कहेगा कि यहाँ पे स्मॉल एन क्या इंडिकेट करेगा, सिंपल सी बात है भाई, ये टोटल टाइम है, ये स्मॉल एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ होगा और ये तुम्हारे पास हाफ लाइफ होगी, तो स्मॉल एन यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो स्मॉल एन के बारे में तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पिछले वाले में प्रॉब्लम था तो मैंने बता दिया था कि स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ को इंडिकेट नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल में आपको और टेढ़ा मेढ़ा सवाल कराता हूँ, ठीक है, देखना जरा ये सवाल कहाँ होगा। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पड़ा होगा ये रहा। अब जरा इस सवाल को समझना, इस सवाल को थोड़ा समझने में दिक्कत है, बाकी सवाल के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको जरा देखना है क्या बोला। इसने कहा कि एक सोर्स है, इसने कहा कि एक सोर्स है, ठीक, एक सोर्स अपने पास दो फास्फोरस रेडियो न्यूक्लाइड्स कंटेन कर रहा है। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि 15p तुम्हारे पास 32 है एक, और एक जो है उसके पास 15p तुम्हारे पास जो है 33 है, ठीक है। जो 15p 32 है उसकी जो हाफ लाइफ है तो 25.3 डेज की है, ठीक। और जो 15p 33 है उसकी जो तुम्हारे पास हाफ लाइफ है 15p तुम्हारे पास 33 है, इसकी जो हाफ लाइफ है, ये कहाँ गया, इसकी हाफ लाइफ 33 की, अच्छा 33 की है, ये तुम्हारे पास है 14.3 और ये है तुम्हारे पास 25.3, ठीक है, ये है। अब क्या बोला ये बोला कि इनिशियली 10% ऑफ द डीके आया तुम्हारे पास इसी क्या नाम है 15p33 से। हाउ लॉन्ग वन मस्ट टू वेट अंटिल 90% डू सो। अब इस सवाल में थोड़ा सा बच्चों को ये लगता है कि पूछ क्या रहे हो, ये तो बताओ पहले। तो एग्जैक्टली देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कुछ रहा होगा, तो उसको तो बताया नहीं इन्होंने, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो है कुछ रहा होगा, तो हमने कहा कि हम इसी को जो है अपना इनिशियली स्टेट मान ले रहे हैं। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि इनिशियली पे मान लेते हैं कि कुछ पहले रहा होगा। अब टाइम टी इक्वल टू टी के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मैं मानता हूँ टाइम टी इक्वल टू 0 से एनालिसिस स्टार्ट हुई है। तब तक तुम्हारे पास जो 15p तुम्हारे पास 33 है
उससे तुम्हारे पास 10% डीके आ चुका था, 10% तुम्हारे पास डीके आ चुका था, तो मैंने लिखा तुम्हारे पास x लिखा। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 10% का मतलब है कि तुम्हारे पास ऐसे बोल सकता हूँ 10% ऑफ तुम्हारे पास डीके आ चुका था, ठीक। फिर इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास इनिशियली या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 10% डीके अगर 15 फीट 33 से आया हुआ है, तो बचा हुआ 90% डीके कहाँ से आया होगा। बचा हुआ 90% डीके जो है वो तुम्हारे पास आया होगा कहाँ से, वो आया होगा 15 पी तुम्हारे पास 32 से। बोले तो ये कितना हो गया, ये हो गया है तुम्हारे पास ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 0.1x, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.9x, ठीक है, ऐसे सब। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि बताओ कितनी देर तक और वेट किया जाए कि 90% तुम्हारे पास डी के 15 पी 33 से मिल जाए। इसका मतलब है टाइम t इज इक्वल टू टी तक वेट करना पड़ेगा कि अब तुम्हारे पास इसका 90% डी के आ गया है, ठीक है। अब तुम्हारे पास 90% डी के आ गया है, तो 0.9 तुम्हारे पास y इसको लिख लिया। तो इस समय जो 10% डी के रहा होगा वो तुम्हारे पास इससे आया होगा, तो ये 0.1 y आ गया। समझिएगा, मैं दोबारा समझाता हूँ क्या बोला मैंने। इसने कहा कि एक सोर्स था, ठीक है, उस सोर्स में दो लोग थे, एक शख्स था तुम्हारे पास 15 पी 32 और दूसरा था तुम्हारे पास 15 पी 33, ठीक है। दोनों लोगों की हमको हाफ लाइफ दे रखी है, दोनों लोग की हाफ लाइफ हमको दे रखी है। फिर इसने कहा कि इनिशियली इनिशियली तो इसने मुझे नहीं बताया कि कितना समय बीत चुका है। तो जब इसने मुझे बताया नहीं तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा तुम टाइम t को 0 पे कहीं पे आए होगे, लेकिन तुम्हारे 10% डीके जहां पर मिला है वहीं से अपना मैं टाइम t को 0 को वहीं से स्टार्ट कर ले रहा हूँ ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना आए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास 10% डीके तुम्हारे पास अगर यहाँ से मिला, मतलब इसने दिया है, तो 90% डीके इसने दिया होगा। इसने कहा हाँ ठीक है। तो इसने कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ टाइम टी बीत गया, टाइम टी बीत जाने के बाद अब 90% डी के यहाँ पे आ चुका है, तो बचा हुआ 10% डी के इस वाले से आया होगा। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि हमको यही जानना है कि समय कितना लगा। इसने कहा कि ठीक है हम बता दें, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं। इन्होंने कहा कि देखिए n इज इक्वल टू एन नॉट इज 1/2 की पावर तुम्हारे पास n होता है। तुम कहोगे हाँ होता है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम कहोगे कि हमने क्या पढ़ा है कि t इज इक्वल टू होता है n इंटू तुम्हारे पास t हाफ। तो इसने कहा हम ये लिख सकते हैं कि t अपॉन तुम्हारे पास t हाफ इज इक्वल टू n। इसने कहा हाँ लिख तो सकते हो, पर ये तो अभी इस्तेमाल नहीं किया गया, हाँ को इस्तेमाल कर ले रहे। n इज इक्वल टू तुम्हारे पास n नॉट 1/2 की पावर तुम्हारे पास t अपॉन तुम्हारे पास कितना t हाफ। हमने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा तो ऐसा लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर माइनस t अपॉन तुम्हारे पास t हाफ। इसने कहा हाँ ठीक है लिख दीजिए। तो ये n इज इक्वल टू n नॉट के मैंने एक्सप्रेशन को थोड़ा मोड़ा जो है छेड़ दिया है, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है मैंने इसको, और मैंने कुछ ऐसा बनाया क्योंकि इसकी अभी तक हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग पहले निकाल नहीं लेते थे उसके बाद फाइनली करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने इसको यहीं पे इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। इसने कहा ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तुम्हारे फर्स्ट आइसोटोप की हम बात करें। इन्होंने कहा ठीक है फर्स्ट आइसोटोप कौन है अपना। हमने इसको अपना फर्स्ट आइसोटोप बोला है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट आइसोटोप है, ये मेरा सेकंड आइसोटोप है। तो इसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये जो तुम्हारे पास है ये वैल्यू, इसको ऐसा लग रहा है कि n नॉट 1 बोला जाए और इसको ऐसा लग रहा है कि n 1 बोला जाए। इसने कहा इसको ऐसा लग रहा है कि n नॉट 2 बोला जाए और इसको ऐसा लग रहा है कि n2 बोला जाए। इसने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि लाओ भाई लिखा जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा कि पॉइंट तुम्हारे पास, अब हमने कहा कि फॉर तुम्हारे पास फर्स्ट साइड यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखता है साफ साफ। तो हमने लिखा कि फॉर तुम्हारे पास फर्स्ट आइसोटोप, फॉर फर्स्ट आइसोटोप पहले आइसोटोप की बात करें, तो मैंने कहा मैं लिखना चाहूँगा n1 इज इक्वल टू n नॉट 1 2 की पावर माइनस t अपॉन t तुम्हारे पास 1/2 और ये तुम्हारे पास 1 के लिए। इसने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो लेकर के आओ। अब n1 की वैल्यू कितनी है सर, ये है 0.1 y और n नॉट 1 की वैल्यू कितनी है, ये है 0.9x, ठीक है। इसने कहा ठीक है।
और 2 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन, क्या हमें पहले आइसोटोप का वो हाफ लाइफ पता है? हाँ पता है ना, 14.3 डेज है इसका, तो हमने अब पुट कर लिया और हमने लिख दिया 14.3। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं है। ठीक, अब देखो मैं साथ ही साथ जो है सेकंड आइसोटोप के बारे में लिख देता हूँ ताकि आपको अगल बगल दिख जाए सामने पूरा मामला। इसने कहा कि सेकंड आइसोटोप के बारे में लिख दो। अब आप, हमने सेकंड आइसोटोप के बारे में लिख दिया। हमने कहा कि N2 इज इक्वल्स टू N02 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी 1/2, और ये किसके लिए? 2 वाले के लिए। इसने कहा ठीक है, तो N2 की वैल्यू कितनी? 0.9y इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास वो कितना? 0.1x। ठीक, 0.1x 2 की पावर टी अपॉन ये कितना? 25.3 डेज। ये हमने यहाँ पे निकाला। ठीक, ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, इक्वेशन बना पाया हूँ, सॉल्व मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। ठीक, बात आगे बढ़ा देते हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा y इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 9x इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस टी अपॉन 14.3 ये लिखा हुआ है, एंड तुम्हारे पास 9y इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास x 2 की पावर माइनस टी अपॉन 25.3 ये लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा ये ले लो इक्वेशन नंबर 2 और इसे ले लो तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब तुम लिखो डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड किया जाए। हमने कहा ठीक है भाई, 9y अपॉन y इज इक्वल्स टू x अपॉन तुम्हारे पास 9x 2 की पावर माइनस टी अपॉन 14.3 2 की पावर माइनस टी अपॉन 25. ठीक, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 9 9 या 81, 81 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बताया? इसने कहा कि हम लोग अगर यहाँ पे देखें, ये तुम्हारे पास 2 की पावर माइनस टी आ चुका था, ये तुम्हारे पास माइनस आ गया है, डिवाइडिंग तुम्हारे पास 2/1। जरा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ मैं। 0.1y इज इक्वल टू तुम्हारे पास 9x और t की पावर माइनस दिस। ठीक है, एंड 9y इज इक्वल टू x तुम्हारे पास ये हो गया। 9y को तुम्हारे पास, अच्छा ये 25.3 इधर लिखा जाएगा, ये आएगा तुम्हारे पास 25.3 इधर, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? ये इसके नीचे आएगा, ये आएगा 14.3 इधर। ठीक, देखिए जरा, तो ये आ गया तुम्हारे पास माइनस ऑफ टी अपॉन तुम्हारे पास 20 तुम्हारे पास 5.3 प्लस टी अपॉन 14.3। इसने कहा हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सो 81 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास क्या? टी, ये आ गया 1 अपॉन 14.3 माइनस 25.3। इन्होंने कहा लॉ सॉल्व करो, 25 में से 14 गया, बचा 11। तो इन्होंने कहा कि ठीक है 81 इज इक्वल टू 2 की पावर टी इंटू तुम्हारे पास 11 अपॉन 14.3 इंटू 25. इन्होंने कहा ठीक है, अब हमको क्या निकालना था? अब हमको निकालना था टाइम टी, है ना। इसने कहा क्या करोगे? इसने कहा भाई इसके बाद तो एक ही चारा बचता है, क्या लॉग निकाल लेते हैं, और क्या निकालेंगे। इसने कहा ठीक है, तो टेकिंग तुम्हारे पास जो है लॉग, टेकिंग तुम्हारे पास लॉग बोथ साइड। ठीक, इन्होंने कहा कि ठीक है टेकिंग लॉग बोथ साइड। इन्होंने कहा ठीक है भाई सही है, तो यहाँ पे लिया लॉग तुम्हारे पास 81, ये हो गया t इंटू 11 अपॉन 14.3 इंटू 25.3 इंटू तुम्हारे पास लॉग 2। ठीक, सारी की सारी वैल्यू आ गई। लॉग 81 इंटू 14.3 इंटू 25.3 अपॉन 11 इंटू तुम्हारे पास लॉग 2 इज इक्वल टू टी, और ये t की वैल्यू निकल के आई 208.56। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर निकालें। बात समझ में आई भाई सभी लोग को? इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है पर एक्चुअल में वो है नहीं। पंगा यहाँ पे ये होता है इस क्वेश्चन में कि ये इनिशियली बोल देता है और ये भी बोल देता है कि 10% ऑफ डीके, तो बच्चा सोचता है जब इनिशियली था तो डीके कैसे हो गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि तुम्हारे पास प्रोसेस चल रहा था
और उस प्रोसेस चलने के बाद जब 10% डीके हो गया, वहां से कहानी शुरू हुई। इट इज जस्ट लाइक कि कोई मोशन हो रहा था, मैंने कैमरा 10 मिनट बाद स्टार्ट किया, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा ना, पर टाइम टी इक्वल्स टू 0 मोशन एनालिसिस देखना। तो यही काम यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे हुआ है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरीके की? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे यहाँ पे ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी सा सवाल है। ये बस मैं इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इसने कहा द डिसइंटीग्रेशन तुम्हारे पास रेट of a certain radioactive sample at any instant is 4750 disintegrations per minute. Okay, 5 minutes later the rate becomes 2700 disintegrations per minute. Calculate the decay constant and the half life of the sample. तुम कहोगे ये क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल लग रहा है और ये क्यों करवा रहे हो? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ एक तुम्हारे पास मेरे पास लॉजिक है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि 5 मिनट बाद जो है वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ये हो गया। क्या मैं इसे R1 और R2 ट्रीट किया करूं कि R2 जो है वो 4750 तुम्हारे पास क्या नाम है डी के पर सेकेंड है, तुम्हारे पास जो है डी के तुम्हारे पास पर मिनट है, ठीक है, और तुम्हारे पास R2 की वैल्यू मेरे पास 2700 डी के पर मिनट है। क्या मैं इसे ये ट्रीट किया करूं, ठीक है, या मैं इसे आर और आर नॉट और आर क्या नाम है ट्रीट किया करूं? देखो ऐसा है कि जब भी सवाल आएगा रेडियो एक्टिव का, ठीक है, तो इसे ये बोलना चाहिए था कि क्या नाम है इनिशियली तुम्हारे पास ये है और तुम्हारे पास क्या नाम है फाइन और कुछ देर बाद ये है। तो इसने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इनिशियली तो वो तुम्हारे पास करना स्टार्ट करेगा। तो इन्होंने कहा कि जब भी हम लोग रेडियो एक्टिव का सवाल करेंगे तो वी आर नेवर गोइंग टू यूज R1 R2 R3 एंड R4, वो यूज नहीं करना है। इसका मतलब है चाहे क्वेश्चन कुछ भी बोले, जो पहली वैल्यू दी होगी उसे R0 कहना कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तुम थे, फिर टाइम t इज इक्वल टू t पे तुम्हारे पास कितने हो गए, R हो गए। इस तरीके से ही हमेशा वैल्यू लिखना, क्योंकि R1 एंड R2 कहने के लिए तुमको चाहिए कि वो तुमको दो डिफरेंट टाइम दे। अपने क्लास 12 के बोर्ड में ऐसे सवाल कहीं दिए ही नहीं है कि वो दो डिफरेंट टाइम पे तुमसे पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा R0 और R का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, ये रिकमेंडेड है, ठीक है। इसने ठीक है भाई, तो इसने कहा कि R0 इज इक्वल टू होता है लेमडा तुम्हारे पास N0 और तुम्हारे पास R होता है तुम्हारे पास कितना लेमडा N। तो इसने कहा ये वैल्यू हो गई तुम्हारे पास क्या N0 तुम्हारे पास N की। इसने कहा ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई 4750 अपॉन तुम्हारे पास 2700। अब आप मत सोचिएगा ये तो डी के पर सेकंड दिया है, इन्होंने एन नॉट अपॉन एन क्यों लिख लिया और कैसे लिख लिया, ये तो एटम्स होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन है ना बताया तो कि आर नॉट अपॉन आर का रेशियो जो है लैम्डा वो एन नॉट अपॉन एन को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। इसने कहा ठीक है। अब जैसा कि हम लोग ने कल सवाल सॉल्व किए थे, हमने निकाला था कि t इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग ऑफ तुम्हारे पास एन नॉट बाय तुम्हारे पास एन, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास कितना अपॉन तुम्हारे पास लेमडा, हमने आपको बताया था, ठीक है, लॉग बेस 10। तो इसने कहा कि ठीक है 2.303 इंटू लॉग ऑफ कितना 4750 अपॉन तुम्हारे पास 2700, ठीक है, लॉग बेस 10 अपॉन तुम्हारे पास लेमडा। इन्होंने कहा कि लेमडा यहाँ पे देख लीजिए कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा कि देखिए हमसे क्या पूछा है, जैसे डी के कॉन्स्टेंट पूछा है और हमसे 5 मिनट दे रखा था, तो ये रहे 5 मिनट और ये रहा लेमडा। तो लेमडा कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद 1131 तुम्हारे पास मिनट इनवर्स लेमडा आ गया। अब इन्होंने कहा कि हमें तो हाफ लाइफ चाहिए, तो टी हाफ लाइफ होता है कितना 0.693 अपॉन तुम्हारे पास लेमडा, तो ये हो गया 0.693 अपॉन 0.11 तुम्हारे पास 31। सॉल्व किया हमने 6.13 तुम्हारे पास मिनट, ये तुम्हारे पास हाफ लाइफ आ गई। इस तरीके से सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ इतना सा मेरा मकसद था कि आप इस बात को जरा समझिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप R1 और R2 मत लीजिएगा, क्योंकि आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। एडवांस वगैरह के क्वेश्चन में या मेंस वगैरह के क्वेश्चन में या नीट में भी नहीं आएगा, ठीक है। उसमें अगर आता है तो फिर वहां पे इस्तेमाल होता है, पर यहाँ पे मल्टीपल टाइम वाला कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है।
तो इसलिए आप उसको इस्तेमाल यहाँ पे मत करिएगा, आप आर नॉट और आर को लेकर के इस्तेमाल करिएगा। जबकि वो बोल रहा है कि एट एनी इंस्टेंट, तो भी मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप आर नॉट और आर को लेकर के ही इस्तेमाल करें। ठीक है, सभी लोग के बात सुन आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को आपको एक क्वेश्चन और कराना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी आप जरा देख ही लीजिए, क्या है वो क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़े से लीक से हट करके लगेंगे, लेकिन ये हैं, ठीक है, सिलेबस में हैं और ये आते भी हैं, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि इन अ पीरियोडिक टेबल द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द मैग्नीशियम इज गिवन एज 24.312 U, और या फिर तुम्हारे पास AM, है ना, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिट, राइट। सो द एवरेज वैल्यूज बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस ऑन अर्थ, द थ्री आइसोटोप्स एंड देयर मासेस आर गिवन एज। तो इन्होंने कहा कि 24 तुम्हारे पास Mg, सॉरी तुम्हारे पास 12, तुम्हारे पास Mg24 का जो मास दे रखा है वो 23.9850 U दे रखा है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास 12 Mg, तुम्हारे पास 25 का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 24.98584 दे रखा है, ठीक। और 12 तुम्हारे पास Mg, तुम्हारे पास 26 का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 25.98259 U दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। द नेचुरल अबंडेंस ऑफ 12 Mg12, ठीक है। तो इसने कहा कि ऐसा है कि 100% में से, 100% में से जो 12 तुम्हारे पास Mg24 वाला आइसोटोप है, ये भाई साहब 78.99% है। इन्होंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि आई वांट कैलकुलेट द एबंडेंस ऑफ द अदर टू आइसोटोप। तुम कहोगे यार ये कैसा सवाल है, ये क्या पूछ ले रहा है। इसने सिर्फ तुमसे इतना पूछा है कि जो ये दूसरा आइसोटोप है 12 Mg तुम्हारे पास 25 वाला, लेट्स सपोज कि ये Y% है, ठीक है। और ये तो तुम्हारे पास तीसरा वाला है 12 Mg तुम्हारे पास ये क्या नाम है 26 वाला, ये तुम्हारे पास X% है। और अपने को X और Y की वैल्यू निकालने का है इस सवाल में। अब मुद्दा ये है कि क्या ये सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इस सवाल में तुमको बहुत हल्की फुल्की वैल्यू दे करके, मतलब इतनी हैवी वैल्यू ना दे करके, बहुत हल्की फुल्की वैल्यू दे करके 2 नंबर में एक न्यूमेरिकल डाल देंगे ये लोग बोर्ड्स में, ठीक है। इन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है भाई कर लेते हैं। अब जैसा देखा जाए तो उसमें कुछ है नहीं। इन्होंने कहा कि देखो, अगर आप बात कर रहे हो तुम्हारे पास एवरेज एटॉमिक मास की, ठीक है ना, आप बात कर रहे हो एवरेज एटॉमिक मास की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ तुम्हारे पास 24, ठीक है। इन्होंने कहा कि 24 का मतलब क्या, इन्होंने कहा कि 24 वाला तुम्हारे पास आइसोटोप, 25 वाला आइसोटोप और 26 वाला आइसोटोप, ठीक है। इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा कि इनके जो है मासेस को हम लोग ऐड करें, इनके हम लोग क्या करें, मासेस को तुम्हारे पास ऐड करें और ऑन एन एवरेज हम लोग यहाँ पे दिखा दें। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है काम करते हैं, जरा 24 वाले मास को बुलाओ। तो इन्होंने कहा 24 वाला कितना, 23.9850 है, इनटू कितना परसेंट है ये 78.99 है, 78.99 है, अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास 100। इन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, अब आए 25 वाले। अब 25 और 26 वाले में एक पंगा है भाई, 2 वेरिएबल दे रखे हैं। तो इन्होंने कहा बहुत सिंपल है, 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो क्या हुआ, 100% होता है तुम्हारे पास 78.99 प्लस तुम्हारे पास y प्लस तुम्हारे पास x। तो इसको लिखो 100 माइनस 78.99 माइनस तुम्हारे पास x इक्वल्स टू y। इसने कहा कि ठीक है भाई हो गया। इसने कहा कि ठीक है 24.9854, 24.9854 इंटू तुम्हारे पास 100 माइनस कितना, 100 तुम्हारे पास इंटू इंटू तुम्हारे पास कितना 100 माइनस 78.99 माइनस तुम्हारे पास x अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन 100 प्लस तुम्हारे पास। अब 26 वाला आ गया, 26 वाले ने कहा कि ठीक है 25.98259 इंटू तुम्हारे पास x अपॉन तुम्हारे पास 100। तो देखा जाए तो हमको एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू दे रखी थी, वो कितनी है, वो है तुम्हारे पास कितनी 24.312 U। तो ये वैल्यू है 24.312 U, ठीक। तो 24.312 U। अब ये देखा जाए तो इस पर्टिकुलर में आपको महज एक वेरिएबल लग रहा है और आपको बस x की वैल्यू निकालनी है। सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए, पहले टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए जरा।